तो ये जो दोनों चेहरे आप देख रहे थे, इन्हीं दोनों ने फतह की है और ढोल नगाड़ों की जो आवाज़ आपके कानों में सुनाई दे रही थी, जाहिर सी बात है कि पूरे इस वक्त महाराष्ट्र में जहां जहां चुनाव हो रहा था, ये नगर निकाय चुनाव, वहां पर इसी तरीके से ढोल नगाड़ों की आवाज़ है। और सबसे ज़्यादा इस वक्त उत्साह है बीएमसी में। जो कार्यकर्ता जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के, या फिर कहा जाए कि शिंदे गुट के, उनके घरों के बाहर, उनके दफ्तरों के बाहर इसी तरीके से माहौल है। उनके मोहल्लों में एक तस्वीर बड़ी दिलचस्प आई है। एक बेटा चुनाव जीता है, उसकी मां भावुक हो जाती है और वो बीजेपी से है। जाहिर सी बात है कि ये तमाम जो कोशिश इस वक्त कर रही थी बीजेपी प्लस एसएस ग्रुप, उसकी तरफ से बड़ी सफलता है। और हमारे साथ सारे मेहमान भी जुड़े हैं। प्रदीप जी हैं, डीके दुबे साहब हैं, नासिर हुसैन साहब। नासिर जी, आपके पास आते हैं। कहां चूक गए आप लोग, कहां मिस कर गए कि इस बार आप लोग कोशिश तो कर रहे थे लेकिन वो जो सफलता थी उस हिसाब से मिल नहीं पाई? नहीं, झुके नहीं है कि इलेक्शन का रिजल्ट इस तरह का है कि सच में हमें भी सोचना पड़ रहा है। मगर कल दोपहर में ही हम लोगों को अंदाजा हो चुका था। जिस तरह से मैनिपुलेशन हुआ, दिन भर ईवीएमओ का खेल हुआ, और पूरे महाराष्ट्र में सारे न्यूज चैनलों पे चलता रहा। और हमने खुद रिटेन कंप्लेन इलेक्शन कमीशन में किया। इस तरह से ईवीएम को चलने नहीं दिया जा रहा है, बूथ लोगों को मिल रहा है, वोटरों को आने नहीं दिया जा रहा। किस तरह के खेल पूरे दिन चलता रहा, वो सारी महाराष्ट्र के लोगों ने देख रहे थे। मगर सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी कहती है कि ये करप्शन में आखिर 74,000 करोड़ का ये बजट जो 2017 से भारतीय जनता पार्टी शिवसेना साथ में रहे, तो मुंबई की हालात क्यों नहीं बदल दी? क्या ट्रैफिक की समस्या खत्म हो गई? जो बारिशों की पानी आ रही थी वो समस्या खत्म हो गई? ये तमाम समस्या आज भी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जर्जर बना हुआ है। बीएसटी बसों का क्या हाल है सबको पता है। इस तरह की करप्शन इन लोगों ने मिलकर किया है। मगर आज अपनी दामन बचाने की ये कोशिश जरूर करेंगे। हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मुद्दों की लड़ाई लड़े। ये मशीनरी की जीत है, मसल पावर की जीत है। ये जीत उन्हें मुबारक। मगर ये आवाम की वोट नहीं है कि आवाम ने उन्हें जिताया। ये हम लोगों ने कल दोपहर से ये बात कह रहे थे। ये पूरी मोनुपुलेटेड इलेक्शन है, मोनुपुलेट कर दिया गया है। किसी मुद्दे पे ये लड़ा ही नहीं गया है, नहीं तो ये इलेक्शन का रिजल्ट नहीं हो सकता। जिस तरह की इलेक्शन ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम जगह आप जाते तो परेशानियां ही परेशानियां था। सलम के नाम पे लाखों करोड़ का बजट आया और सलम वैसे ही रह गई, और नेताओं के जेब में पैसे चले गए, अधिकारियों के जेब में पैसे चले गए। क्यों चले गए? क्यों इसकी जांच आज तक नहीं हुई? इतनी करप्शन थी कि कह नहीं सकता हूं। आपको मैं बताता हूं, यही पिपरी चिंचवड के अंदर अजीत पवार कहते हैं ये हफ्ता वसूल पार्टी है। इधर से ये रविंद्र चौहान कहते हैं ये 70,000 का घोटालेबाज है। साथ में मिलके दोनों मलाई खाते हैं और यहाँ आके अलग अलग दिखते हैं। महायुति मुंबई में साथ में लगती है, थाने में अलग लड़ती है, नवी मुंबई में अलग रखती है। यहाँ नवी मुंबई में बोलते हैं आप करप्ट हो, थाने में बीजेपी को बोलते हैं करप्ट है। तो ये करप्टेडों की गवर्नमेंट है, बोलते पूरी मशीनरी यूज करके ये इलेक्शन जीती गई है। हमने मुद्दे पे थे, मुद्दे पे टिके हैं, मुद्दों पे ही बात किया है। तमाम जगह आप जाइए तो आज भी शिंदे गुट का बुरा हाल है। ऐसा नहीं है कि आप देख लीजिए इलेक्शन का रिजल्ट, तो शिंदे गुट मुंबई में क्या हासिल हुआ है वो आप देख सकते हैं। शिंदे गुट को मुंह दिखाने के लिए जगह आप लोग नहीं ये 13 से आगे क्यों नहीं बढ़ पाए फिर? वो जो चंद सीटें दिख अरे भाई, यूबीटी और राज ठाकरे का जो अलायंस था, कम से कम 70 तो पहुंच गया। इतना ज्यादा अगर वाकई में मैनिपुलेट किया गया जैसा आप आरोप लगा रहे हैं, तो फिर आप लोग तो 13 से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। 10, 13 इसी में अटक गए हैं। नहीं, अगर मुद्दों को लेकर होता, कुछ तो हासिल होते आप लोगों के। हाँ, नहीं, आप सुन लीजिए ना, आप पूरे दिन का कल देख लीजिए, पूरे लोकल रीजनल मराठी चैनलों खोल के कल देखिए। क्या दिख रहा था? लोगों के हाथ की स्याही मिट रही थी, वोट फर्जी वोटरों की लेन लगी हुई थी। क्या ये करप्शन नहीं था? ये शिंदे गुट लोग मिलके जो एक दूसरे को चोर बोलते हैं, साथ में इलेक्शन लड़ते हैं, ये शिंदे गुट को क्या कहते थे भारतीय जनता पार्टी? आज से 2023 से पहले क्या क्या नारे देते थे इनके लिए? चलिए बताइए। अगर आज आप, अरे सर, नारों से जनता का भला नहीं होता है ना। नारों से जनता का भला थोड़ी नहीं होता है, जनता के लिए काम करना होता है। और बीजेपी यही कह रही है, बीजेपी यही कह रही है। मैं आता हूं दोबारा आपके पास। प्रदीप सिंह जी, जो कह रहे हैं नासिर हुसैन साहब, इन बातों में कितनी सच्चाई है? अब चुनाव हार गए तो स्याही वाला जो घोटाला कर दिया गया, ईवीएम घोटाला कर दिया गया, जनता के मुद्दे हमने उठाए, लेकिन वहां से हफ्ता वसूली के बाद कही जा रही है पैसे के दम पर चुनाव। मशीनरी का नया बिहार चुनाव के बाद ये इस्तेमाल किया गया कि मशीनरी इलेक्शन था ये, इससे कोई जीत ही नहीं सकता क्योंकि सारी मशीनरी लगा दी जा रही है, बाकी विपक्ष का वोट काटा जा रहा है।
नमस्कार आदरणीय आपके दर्शकों को और गुरुजी आदरणीय डीके दुबे जी को नमस्ते प्रणाम और नासिर हुसैन भाई साहब को भी अ, सलाम। तो मैं सर ये चर्चा करते करते कई चुनावों के पश्चात ये चर्चाएं होती हैं क्योंकि लोकतांत्रिक हमारी व्यवस्था है और हर चुनाव अपने आप में कुछ बहुत बड़ा भयंकर सत्य कहता है। लेकिन एक सत्य जो अभी तक नहीं बदला वो ये है कि बेचारी ईवीएम, मैं तो सोचता हूँ कि मैं जब लौटूं दिल्ली तो एक हवन कराऊं ईवीएम की, हर बार गाली देने की क्षमता बढ़ती जाए क्योंकि हाँ। भारत का विपक्ष जो है उसे गाली दिए बिना मानेगा नहीं। और आखिर वो भी हमारे जीवन का एक अंग है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव है तो ईवीएम है, ईवीएम है तो बेचारी गाली खाएगी ही खाएगी। अब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकारें चल रही हैं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में उन्होंने जो सिद्ध किया है वो दूसरे राज्यों के लिए एक मिसाल बने। हमें इस पे चर्चा करनी चाहिए और हमें ही नहीं विपक्षी दलों को भी सोचना चाहिए कि आखिर भाई क्या हमें हमारी इज्जत का बचाव केवल ईवीएम करेगी, हमारी इज्जत का बचाव केवल वो मिटती हुई स्याही करेगी, हमारी इज्जत का बचाव वो मशीनरी का फेलियर का आरोप लगाना करेगी, हमारी इज्जत का बचाव क्या ये बात करेगी कि सिस्टम को हैक कर लिया गया। अरे भैया, कर्नाटक में भी है, हिमाचल में भी है। ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रत्येक राज्यों में है, विपक्ष में महत्वपूर्ण राज्यों में है आप, और पीछे भी रहे। ऐसा नहीं है 14 के बाद से 3 चुनाव हो गए अब तक, आम चुनाव। लेकिन आप देखिए ना, विपक्ष को पता नहीं क्यों सत्य नहीं दिखाई देता है। चाहे वो मुंबई की जनता हो, चाहे वो कर्नाटक की जनता हो, चाहे वो राजस्थान की जनता हो, लेकिन बार बार मैं मानता हूं कि डिजिटल स्पेस में बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, लेकिन क्या जनता इन चर्चाओं को देखती नहीं होगी? और आखिर ये कांग्रेस पार्टी, देश की कांग्रेस पार्टी, क्या इसको इतने इनके पास थिंक टैंक की कमी हो गई? क्या ये विचार शून्य हो गए? क्या इनकी जनमानस, यानी इनके पार्टी की जो जनमानस है उसकी अंतरात्मा की आवाज को 7 कोठरियों के तालों में बंद कर दिया गया? आखिर वो निकल क्यों नहीं रही है? नहीं, इनका आरोप है कि वोटों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। वोट हमें मिलते हैं या फिर उनकी हिस्से में चले जाते हैं या फिर वोट देने नहीं दिया जाता है, और एक आदमी कई बार वोट कर रहा है स्याही मिटा मिटा कर, तो फिर कहां से कोई जीतेगा? कितनों मुद्दे लेकर आ जाए? देखिए, स्याही वाला कांड जो है पहला नया है, इस पे थोड़ा विचार करना चाहिए। नहीं, बाकी जितने भी आरोप है वो हर चुनाव के बाद वाले आरोप हैं। तो आप शायद मित्रों, और आप काफी समय से आप चर्चा कर रहे हैं, केवल स्याही वाला आरोप इस बार नया है, बाकी सारे आरोप पुराने हैं। तो उस पे यदि हम लोग अपने जीवन का कीमती समय बचाएं, आते हैं स्याही वाले पे। तो देखिए, स्याही का जो ये आरोप है इस बार नया लगा है। वैसे हर बार ये होता था कि आदमी 12 सेकंड का समय लगता है उस स्याही को फूटते चिपक के परमानेंट होने में, जब तक कि वो नाखून बढ़ के कट न जाए नील कटर द्वारा। तो अब बताइए, थिनर, दूसरे पपीते का रस, किसी पत्ती का रस, हम लोग गांव में सुनते थे। अभी गांव से लेकर के शहरों तक का चुनाव वोट दिया है और हमने देखा है। लेकिन हर बार ये होता था, मैंने तो सर कई बार ऐसे ऐसे करके रगड़ते देखा है लोगों को। उत्तर प्रदेश से आता हूँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, सुरमाओं की कमी नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमने देखा है उनको ऐसा करते हुए। तो ये आरोप थोड़ा दमदार है। तो क्या कांग्रेस वालों के पास वो थिनर या वो वैसे अगर विपक्षी आपका कर रहा था, देखिए ये हास्यास्पद होता, निश्चित तौर पर हास्यास्पद होगा, लेकिन हास्य में भी बहुत बड़े कटाक्ष और बहुत बड़ी बातें छिपी होती हैं। तो क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनके पास थिनर नहीं था? आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए था। नहीं, ये सर आरोप लगा तो रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि वोट ही उन्हीं का डलवाया जाता है, हमारी तो सुनी नहीं जाती। हुसैन साहब क्या कहेंगे भैया आप? खैर, ये कोई भी करे गलत है, प्रॉब्लम क्या है? देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि सवाल हम करेंगे इलेक्शन कमीशन से, बीजेपी को इतनी तेज मिर्ची लगेगी कि वो जवाब देने चली आएगी। मुझे समझ में नहीं आता है, हम सवाल इलेक्शन कमीशन से जब कर रहे हैं, कल भी हमने कहा तो वो मौन धारण करके बैठा रहा, पर उसकी जवाब कौन दे रहा था? भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दे रहे। तो आखिर वजह क्या है कि इलेक्शन कमीशन खामोश होता है? हमारे को मुतमईन कौन करेगा? हमारे सवालों का जवाब कौन देगा? किसकी जिम्मेदारी है हमें जवाब देना? हमने मिशनरी का यूज का अगर एलिगेशन लगाया है तो हमें गलत साबित करने का किसकी जिम्मेदारी है? उसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की थी, ना कि भारतीय जनता पार्टी की। तब हमें दोहरा चरित्र समझ में आता है कि बीजेपी को क्यों बुरी लगती है बातें। बीजेपी के लिए तमाम मिशनरी अगर काम कर रही होगी तो हम सवाल उठाएंगे। क्यों सवाल उठा रहे हैं? क्योंकि जनता के मुद्दे हल नहीं हो रहे। मैंने कहा, स्लम एरिया में, झुपड़पट्टी एरिया के नाम पे दोनों पार्टियां ने, चाहे यूबीटी हो, चाहे ये
भारतीय जनता पार्टी दोनों सत्ता में रही 25 साल, दोनों ने पैसों की लूट मार की, इसका जवाब कौन देता? इसके ऊपर नहीं, ये वोटों की मैनिपुलेशन से ये नंबर के आंकड़े नंबर ज्यादा दिख रहे हैं। मगर मैं कह रहा हूं यही थाने के अंदर बीजेपी को चोर कहा जा रहा था, नवी मुंबई में करप्ट कहा जा रहा था इनके गणेश नायक को, इनको परिवारवाद कहा जा रहा था, पिपली चिंचवड में यही बीजेपी हफ्ता वसूली का एलिगेशन लगा रही थी, अजीत पवार इनको चोर कह रहे थे। ये तमाम मुद्दे महाराष्ट्र के सामने खड़े थे, मगर उन मुद्दों का हल नहीं होके अब अपनी दामन बचाने की कोशिश करेंगे। हमारा दामन कितना सफेद है, मगर तुम्हारे दामन पे कितनी दाग है वो नहीं दिखा रहे हो। क्या महाराष्ट्र के मुद्दे हल हो गए? मुंबई वासियों के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए? क्या घर उन झोपड़पट्टी वालों को घर मिल गए? उनके रहने का जिंदगी सलीका बदल गया? उनके यहाँ हॉस्पिटल्स खुल गए? उनके इलाज हो गए? उनके लिए स्कूल आ गए? ये तमाम मुद्दे मर गए। अब ये मुद्दे पे जिक्र नहीं अभी होगा। कुछ देर पहले सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे थे कि कांग्रेस के युवराज अब कितना और हरवाएंगे। नासिर हुसैन साहब, कांग्रेस तो मुद्दे तो बाद में टटोलेगी ना, पहले संगठन को ही मजबूत कर ले। वो कह रहे थे कि कांग्रेस के युवराज ने एक और चुनाव हरवा दिया। इसका जवाब क्या देंगे आप? यही है तो सुन लीजिए ना, 2024 के इसी लोग जनरल इलेक्शन बॉडी में हम इलेक्शन जीत कर आते हैं, उसके बाद जो मैनिपुलेशन शुरू हुआ विधानसभा से लेके इस कॉर्पोरेशन से, ऐसी कौन सी वेब बह रही थी भारतीय जनता पार्टी की कि लोकसभा में इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है, विधानसभा आते आते 6 महीने में आप इतनी लंबे जंप करते, ऐसी कोई हवा नहीं थी। किसी भी असेंबली में आप सर्वे करा लेते, आईएम जैसे पार्टियों से ये जाके अलायंस कर लेते हैं, छिप छुपा के वहां करते हैं। और ये सुन लीजिए, ये जो चुनाव जीत रहे हैं नफरती सोच पे, जब हिंदुओं को मारा जा रहा था तब भारतीय जनता पार्टी की आवाज नहीं आई। जब हिंदू मुसलमान करके ये चुनाव जीता जा रहा था, कह रहे थे न्यूयॉर्क का कोई पठान यहाँ मेयर नहीं बनेगा, कोई मुस्लिम नहीं अरे मुस्लिम मराठी भी तो मुस्लिम ही है, कोई मुस्लिम बाहर से थोड़ी आए। महाराष्ट्र का जो मराठी मुस्लिम ही कहलाएगा, सिर्फ हिंदू ही थोड़ी मराठी है। तो आपने हिंदू मुस्लिम मराठी, बस यही हिंदू मुसलमान अभी आप मुद्दा कर रहे थे, हम हिंदू मुसलमान पे आप भी आ गए। डीके दुबे साहब, उसके ऊपर ना आपके डीके दुबे साहब बोलते हैं ना आपके पॉलिटिकल। समझ गया सर, मैं नासिर हुसैन साहब मैं आता हूं। लोग खामोश रहते हैं। ये क्या बीजेपी की जो चक्र बनाया गया था, चक्रव्यूह बनाया गया था, विपक्षी अपने आप उसमें घुसते चले गए क्या ये बीएमसी चुनाव में पूरा? देखिए, एक बात मैं लीगल मशीनरी के व्यू से एक क्लियरिफिकेशन कर दूं। जो आप जब वोट डालने जाते हैं तो वहां एक एजेंट भी हर पार्टी का होता है, और एजेंट क्रॉस वेरीफाई करता है कि ये वोटर है या वोट डाल चुका है कि नहीं डाल चुका है, और वो अपने पेपर पर उसको क्लिक भी करते हैं। और कोई भी पार्टी अपना एजेंट वो सबसे अनुभवी व्यक्ति को खड़ा करते हैं जो पूरे एरिया में लोगों को जानता है। इसका मतलब ये हो गया, अगर विपक्ष के या जो हारने वाले कैंडिडेट हैं वो लोग नहीं पहचान पा रहे हैं कि भाई कौन दोबारा वोट डालने चला आया, किसने स्याही मिटा दी, इसका नाम वो है कि नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका सबसे अनुभवी कार्यकर्ता भी क्षेत्र में लोगों से परिचय नहीं रखता, वो आपको नहीं पहचानता, आप उसको नहीं पहचानते। इसका मतलब साफ है कि पॉलिटिकल पार्टी की क्षेत्र में पकड़ बहुत कम है। और क्षेत्र में पकड़ कम होने की वजह से ऐसे एलिगेशन जब व्यक्ति लगाता है तो फिर बात बिल्कुल साफ है कि ये सिर्फ एलिगेशन मात्र है। नहीं तो नहीं। अभी इसका जवाब सुन लीजिए, आपने अच्छी मुद्दा निकाला है। पूरी बात सुन लीजिए, मुझे भी ब्रेक में जा रहा है, उसके बाद मैं आऊंगा जवाब देने के लिए। इनकी बात को सिर्फ 10 सेकंड में मैं इनके बातों के सवाल का जवाब आ जाएगा। इस बार जो हुआ है पूरा ज्यादातर मुंबई महाराष्ट्र में पैनल के हिसाब से इलेक्शन हुआ, यानी कि इस बार बूथों को अलग अलग कर दिया गया। जिस बूथ पे आप जाते थे उस बूथ पे आपको इस बार वोटिंग नहीं है, इस बार अलग बूथ। खुद गणेश नायक जैसा मंत्री अपने बूथ को ढूंढने में 2 घंटा लगाता है, तो क्या आम आदमी बूथ खोज पाएगा? आम आदमी के लिए कितना मुश्किल था इस बार बूथ ढूंढना, आपको नहीं पता है? मैं महाराष्ट्र में ही रहता हूं और मुझे सारा कुछ पता है कि किस तरह यहाँ पे हो रहा है। मैं यहीं रहता हूं, कोई मैं बाहर से नहीं आया हूं, तो मुझे पूरा पता है किस तरह से मैनिपुलेशन किया गया, किस तरह मैनिपुलेट किया गया। हम दिन भर आवाज देते रहे, इलेक्शन कमिशन को लेटर देते रहे कि एक्शन लो। समझ गया। ये शिकायत थी डीके दुबे साहब, ये शिकायत थी कुछ। मैंने कहा नहीं कि अभिनेत्री ने बकायदा वीडियो जारी किया है, उसने भी कहा कि मुझे बुलाया गया और बाद में पता चला कि मेरा बूथ यहाँ तो नहीं था, कहीं और भेज दिया गया, मैं कब तक जाती वहां पे।
तो ये बाद में जो 1-2 घंटे में इधर उधर हुआ है, वो क्यों हुआ है? ये कहां से मिस कैलकुलेशन हो गई, या फिर मिस इन्फॉर्मेशन, या फिर मिस मैनेजमेंट हो गया? तो अब सुपरहिट जोड़ी कहा जा रहा है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी को। और ये तस्वीर आप देखिए कि जब दोनों वहां पर चुनावी प्रचार कर रहे थे, जिस वक्त चुनाव प्रचार खूब गरमाया हुआ था, दोनों का अंदाज दिखाई दे रहा था, कितने कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि जो हार हुई है यूबीटी ग्रुप की, उसके पीछे की वजह क्या है, और सरकार पर भरोसा करना या फिर बीजेपी के चेहरों पर भरोसा करना, और खास करके शिवसेना शिंदे गुट और उद्धव से अलग होने के बाद जिस तरीके से नजदीकियां बढ़ती चली जा रही हैं बीजेपी के साथ, क्या ये वाकई में आने वाले वक्त में भी महाराष्ट्र के सियासत में इसी तरीके से मजबूत पकड़ के साथ मजबूत होती जाएगी? ये कई सवाल हैं जो लोग इस वक्त पूछ रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि शायद बीएमसी में अब तक जो कब्जा रहा है शिवसेना का, उद्धव गुट का, वो एक बार फिर से बरकरार रहे या फिर उस कंडीशन पर पहुंचे। लेकिन आप नंबर देखिए कि 122 और 70 का आंकड़ा लगभग आधे पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है, और ये साफ तौर पर दिखाता है कि अब भारतीय जनता पार्टी की पकड़ पूरी तरीके से बीएमसी पर मजबूत हो गई है। कुछ तस्वीरें इस वक्त आ रही है, देखिए जश्न की, हम आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं, और पूरे महाराष्ट्र से इसी तरीके से तस्वीर आ रही है। लेकिन हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे भी परिचय करवाते हैं। यानी हमारे साथ प्रदीप जी भी लगातार हैं, डीके दुबे साहब हैं, नासिर हुसैन साहब लगातार बने हैं। डीके दुबे साहब, मैंने आपको बीच में रोक दिया था, आप कुछ बात कर रहे थे, तब तक हुसैन साहब ने इंटरप्ट कर दिया था। मैं चाहूँगा उस बात को समझाइए। आप कह रहे थे कि क्या हो रहा है, क्यों आखिर विपक्ष जो है कि चूक जा रहा है, और सरकार की तरफ से क्या ऐसा एफर्ट है जिसकी वजह से लोगों पर भरोसा उनका बनता जा रहा है? देखिए, एक जो अभी हम बात मशीनरी की कर रहे थे, आप अलग अलग एलिगेशन लगा रहे हैं। अभी कह रहे थे कि लोग वहां पहुंच रहे हैं और स्याही मिटाकर दोबारा वोट डाल रहे हैं, वो मशीनरी सपोर्ट कर रही। हाँ। अब नई बात आ गई कि साहब तो बूथ चेंज कर दिए। बूथ चेंज का इशू आज से नहीं है, वो हमेशा से है कि कुछ इधर से उधर की मशीनरी लगती है। और बूथ चेंज में समस्या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं होती। बूथ चेंज में जब कभी भी बूथ आइडेंटिफाई नहीं हो पाता तो सभी को समस्या होती। लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंट होता है सर, और उस एजेंट को जानकारी होती है, और वो अपने क्षेत्र में अगर उसका संपर्क है तो वो 1 सेकंड में मैसेज जाता है कि भाई अब सबको इस बूथ में जाना है। उनके पास पहले से लिस्टें होती हैं। हर व्यक्ति हर पार्टी अपने अपने कार्यकर्ता को जाकर वोट की वो देकर आता है, पर्ची देकर आता है, और कहता है कि इस वोट में, और उसमें लिखा होता है। अगर वो होमवर्क नहीं किया गया है, बाई चांस मैं कहता हूं कि अगर कुछ गड़बड़ हुई है और वो होमवर्क नहीं किया गया है, तो ये तो पॉलिटिकल पार्टी की, इसका मतलब है उसकी पकड़ नहीं है, इसका मतलब है कि उसके पास बेस नहीं अच्छा बना हुआ है। अगर ये टेक्निकल फॉल्ट होता है तो ये हमेशा से होते हैं और ये हमेशा से रहते हैं। दूसरी बात ये आती है कि भाई एलिगेशन एक लगाओ, बहुत सारे। एक तो कि भाई बीजेपी की वजह से शिवसेना को मिल गए, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव वहां पर व्यापक है, और भारतीय जनता पार्टी के व्यापक प्रभाव की वजह से शिंदे गुट को भी कुछ मिल गया। दूसरी बात यहां पर यह आती है कि भाई एनसी भी तो साथ में है बीजेपी के, एनसी को 2 ही क्यों मिली? तो फिर आपको मालूमात नहीं है, एनसी अलग हो गई ना सर? करिए, मुंबई में एनसी साथ में नहीं है। इस चुनाव में अलग अलग चुनाव लड़े हैं। कौन किसके साथ में यार बीएमसी इलेक्शन पे आप बात कर अजीत पवार अलग लड़े हैं। नवाब मलिक को दाऊद इब्राहिम का सपोर्टर बना के अलायंस नहीं है उनका। नहीं, आप समझ गए। अब ले लीजिए जवाब। मैं समझ रहा हूँ, आप मुझे समझाइए मत। डीके दुबे साहब, नासिर हुसैन साहब, एक सेकंड सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए। मैं आपको भी मौका दूंगा, जो तर्क दे रहे हैं एक बार सुन तो लीजिए। डीके दुबे साहब, आपने कहा कि मैं गलत एलिगेशन लगा रहा हूं, क्या मंत्री गणेश? अरे सर, मेरे पास 2 मिनट का समय है, मैं उस बात को वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। डीके दुबे साहब, 10 सेकंड में भाई साहब प्लीज हमको 10 सेकंड का समय दे दीजिए। जो मैं कह रहा था कि एनसी का भी तो अलायंस है, बीएमसी में एनसी का अलायंस नहीं है, इसलिए एनसी को वो नहीं मिली। इसका मतलब ये होता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देवेंद्र फडणवीस जी और बीजेपी का व्यापक प्रभाव है, और वो व्यापक प्रभाव इतना है कि जो साथ में अटैच हो रहा है वो जीत कर आ रहा है। यही जीत के आ रहा है, नहीं जीत के आ रहा है, इसलिए इसको ऐसे एलिगेट मत करिए। मैं कह रहा हूँ जीत रहा है, उनकी अलायंस पार्टनर खत्म। अच्छा, लोग ये डाउट को करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। सुनिए एक सेकंड, दुबे साहब, डीके दुबे जी, एक सेकंड। नासिर हुसैन साहब एक सेकंड रुकिए ना। प्रदीप सिंह जी, इस बात का जवाब दीजिए। कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी इलेक्शन हुए हैं, बीजेपी का स्ट्राइक रेट 82% से लेकर 92% तक रहा है। ये मिरेकल आखिर कैसे हो जा रहा है?
सर इस बात का मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन एक मैं जो है अंदर से क्या होता है ना कि कोई वक्ता होता है या कोई स्टूडेंट होता है, उसका आंसर कोई बड़ा तगड़ा होता है, वो इम्तिहान में लिखता जरूर है या वो लेक्चर में बोलता जरूर है। देखिए अब नासिर भाई तो परिपक्व राजनीतिक कार्यकर्ता है, तो मैं मानूंगा कि अन्यथा नहीं लेंगे। जैसे क्या होता है ना सर कि किसी कंपनी का नेटवर्क देश के कोने कोने में हो और उसकी सेल हर साल गिरती जाए गिरती जाए गिरती जाए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस समय यही हालत है। मोटा मोटी समझ लीजिए कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी, हर मंडल में इनके कार्यकर्ता है। भाई भाजपा तो देखिए हम कितने समय से कर रहे हैं, इस बार तमिलनाडु में हम खिलाएंगे, लेकिन अभी तक इतने वर्षों के बाद ही तीसरा आम चुनाव हो गया, हम केंद्र में सरकार बना चुके हैं, लेकिन इन 12 सालों में हमने जो है तमिलनाडु में कितनी मेहनत की, देखिए हमारा नेटवर्क वहां पे नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस का नेटवर्क हर जगह हो करके भी इतने अपरिपक्व अगर आरोप लगाए जाते हैं, मैं निसार हुसैन भाई साहब का बहुत समर्थन करूंगा। अगर ये एक कार्यकर्ता होने के नाते राहुल गांधी जी से हलफनामा दिलवा दे, वो पार्टी के नेता है, वो नेता विपक्ष है, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी के वो फेस ऑफ द चैनल या फेस ऑफ द पार्टी है, लेकिन जब चुनाव आयोग पे शिकायत या आरोप लगाने की बात आती है तो पूरी चुनाव आयोग पूरी कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग की जान खाए रहती है। लेकिन एक अगली प्रक्रिया होती है कि हलफनामा दे करके आप अदालत में जाइए, वो नहीं करती है। और यही एक कई कारणों में से एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपना स्ट्राइक रेट 92% है। अरे भैया इस खिलौने, ये जो फोन जिससे हम जुड़े हुए हैं आपसे, ये आज पढ़े लिखे अनजान सिक्योरिटी गार्ड और सफाई कर्मी के पास भी, यानी डिजिटल जो पेनिट्रेशन है वो बहुत डीप हो चुका है कांग्रेस पार्टी के नेटवर्क की तरफ। समझ रहा हूं सर, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी और दूसरे देखिए बिहार चुनाव हारने के बाद भी वहां के कार्यकर्ताओं नेता ने यही कहा था, वहां के लोगों ने यही कहा था कि ये मिरेकल कहां से हो रहा है, ये तो राजनीति में हमने आज तक देखा ही नहीं था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब लोग तो खैर जिसको समर्थन कर रहे हैं वो तो परिणाम में दिख रहा है। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी ये चर्चा, ये विश्लेषण वीएनसी की जो इस वक्त नंबर आ रहे हैं वो हम आपको दिखाएंगे और वहां से जो तस्वीरें आएंगी इस वक्त जश्न की वो भी हम आपके सामने रखेंगे।